नमस्कार, मैं कुमार विशाल, असिस्टेंट प्रोफेसर एसएस मेमोरियल कॉलेज रांची। आज आपके समक्ष पूर्व मध्यकालीन सामुद्रिक व्यापार अथवा मैरीटाइम ट्रेड के विषय में चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। प्राचीन काल से ही भारत का सामुद्रिक व्यापार अत्यंत उन्नत रहा है। भारतीय व्यापारी समुद्र मार्गों से अन्य देशों के साथ विनिमय किया करते थे। हड़प्पा सभ्यता से यह परंपरा अनवरत चली आ रही थी। यद्यपि सामुद्रिक व्यापार में कभी कभी उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं, तथापि अबाध रूप से सामुद्रिक व्यापार निरंतर जारी था। पूर्व मध्यकाल में भारत का सामुद्रिक व्यापार पहले की तरह ही फल फूल रहा था। पूर्व मध्यकाल में भी विदेशों में भारतीय वस्तुओं की बहुत अधिक मांग थी। भारत हमेशा से ही खाद्यान्न तथा दिन प्रतिदिन की आवश्यक वस्तुओं का निर्यात और विलासिता की वस्तुओं का आयात कर रहा था। आयात होने वाली वस्तुओं में एक महत्वपूर्ण चीज घोड़े थे, जिन्हें साधारणतः अरब क्षेत्र से आयात किया जाता था। पूर्व मध्यकाल के प्रारंभिक दिनों में समुद्री व्यापार पर साधारणतः गुजरात तथा दक्षिण भारत के भारतीय व्यापारियों का एक आधिपत्य था, परंतु आगे चलकर समुद्री व्यापार में अरबों का एक आधिपत्य स्थापित हो गया। भारत के जिन क्षेत्रों में सामुद्रिक व्यापार होता था, उनमें अरब प्रायद्वीप, अफ्रीका के देश, दक्षिण पूर्वी एशियाई देश और चीन प्रमुख थे। इस काल में धर्मशास्त्रों द्वारा इतनी निर्योग्यताएं लाद दी गई थीं कि भारतीय व्यापारियों के लिए सामुद्रिक व्यवहार अत्यंत दुरूह हो गया था। उदाहरण के लिए धर्मशास्त्रों के द्वारा समुद्री यात्रा करना निषिद्ध कर दिया गया था और ऐसा करने वालों को जाति बहिष्कृत करने का प्रावधान किया गया था। इसके कारण अधिकांश भारतीय व्यापारियों ने समुद्री व्यापार करना लगभग छोड़ दिया था, जिसका फायदा उठाकर अरबों ने भारत के सामुद्रिक व्यापार पर लगभग एकाधिकार स्थापित कर लिया था। जब हम पूर्व मध्यकाल का अध्ययन करते हैं तो देखते हैं कि हिंद महासागर के सामुद्रिक व्यापार पर अरबों ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। अरब यात्री अल मसूदी ने चीन के साथ व्यापार का उल्लेख किया है, जो भारत तथा पूर्वी समुद्री मार्ग के बीच से होकर होता था। पश्चिमी भारत में अनेक बंदरगाहों से सामुद्रिक व्यापार होता था। पश्चिमी भारत में देवल, खंभात, थाना, शोपारा, क्विलोन आदि प्रमुख बंदरगाह थे। पूर्वी तट में ताम्रलिप्ति प्रमुख बंदरगाह था, जहां से विदेश व्यापार होता था। इसके अतिरिक्त कलिंग के क्षेत्र से भी सामुद्रिक व्यापार का उल्लेख होता है। दक्षिण भारत के अत्यंत प्राचीन काल से ही समुद्र पारीय संबंध रहे हैं। प्राचीन काल में जब हम संगम साहित्य का अध्ययन करते हैं तो देखते हैं कि दक्षिण भारत के क्षेत्रों के साथ दक्षिण भारत के अन्य देशों के साथ घनिष्ठ व्यापारिक संबंध थे। पूर्व मध्यकाल में पश्चिमी और पूर्वी भारत की तुलना में दक्षिण भारत के विदेश व्यापार में अभूतपूर्व प्रगति हुई। इस काल में दक्षिण भारत के विदेश व्यापार में वृद्धि के दो प्रमुख कारण थे। पहला कारण था चोलों के वैदेशिक संबंध और चोल सम्राटों द्वारा विदेश व्यापार की समृद्धि के लिए किए गए व्यक्तिगत प्रयास। दूसरा, इस काल में चीन में विदेश व्यापार की मुक्त हुई सुविधाएं। इसके अतिरिक्त इस काल में बहुत सारे व्यापारियों ने समुद्री तट के किनारे किनारे अपनी बस्तियां बसानी प्रारंभ कर दी थी। उनके कारण भी सामुद्रिक व्यापार का और विस्तार हुआ। दक्षिण भारत के नागापट्टिनम, मछलीपट्टनम, करैक्काल, कोझिकोड इत्यादि बंदरगाहों से व्यापक पैमाने पर विदेश व्यापार होता था। इसी प्रकार महाबलीपुरम भी एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, जहां से विदेश व्यापार किया जाता था। दक्षिण भारत से मुख्यतः दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में व्यापार किया जाता था। प्रारंभ में यहाँ के व्यापारी स्वयं अथवा अपनी श्रेणियों के माध्यम से व्यापार करते थे, परंतु आगे चलकर उनका स्थान अरब व्यापारियों ने ले लिया। दक्षिण भारत का पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार मुख्यतः मालाबार के क्षेत्र से होता था, जहां अनेक अरब व्यापारियों ने अपनी बस्तियां बसा ली थीं। मालाबार से मुख्यतः किश, हॉर्मुज एवं खाड़ी के देशों के साथ व्यापार होता था, जिसमें मुख्य भूमिका अरब व्यापारियों की थी। मालाबार के कालीकट, क्विलोन, कन्नूर आदि बंदरगाहों से सामुद्रिक व्यापार प्रचलित था। इस प्रकार हम देखते हैं कि पूर्व मध्यकाल में भारत का सामुद्रिक व्यापार
मुख्यतः अरबों के हाथों में केंद्रित हो गया था। पूर्व मध्यकाल में भारत के सामुद्रिक व्यापार में अनेक बस्तियों का प्रमुख स्थान था। 9वीं शताब्दी के एक अरब लेखक के अनुसार भारत से चंदन की लकड़ी, कपूर, लौंग, नारियल, अनेक प्रकार की वनस्पति, मखमल, वस्त्र आदि का निर्यात होता था। साथ ही बांस, नीम, अंगूर, कस्तूरी, देवदार की लकड़ी, भोजपत्र और हाथी दांत की कलाकृतियों की विदेशों में काफ़ी मांग थी। इब्न रोस्तोह नामक लेखक के अनुसार सागवान, काली मिर्च, इलायची, विभिन्न प्रकार के इत्र इत्यादि का भी निर्यात होता था। इसके अतिरिक्त जानवरों की खालें, रेशम और नमक भी निर्यात की प्रमुख मदें थीं। मसाले, औषधियाँ, खाद्य सामग्री, उद्योगों के लिए कच्चा माल इत्यादि प्रमुख निर्यातित वस्तुएं थीं। मालाबार क्षेत्र से उत्पादित काली मिर्च का निर्यात क्विलोन के बंदरगाह से किया जाता था। इसके अतिरिक्त दालचीनी, लौंग, अदरक का भी निर्यात दक्षिण भारत से होता था। दक्षिण भारत से समुद्र पार जाने वाली वस्तुओं में औषधियाँ और सामान्य वस्तुओं में अगरू, अंबर, गुगुल, सुहागा, कपूर, त्रिफला, अफीम, कस्तूरी और लाह का इस काल के ऐतिहासिक स्रोतों में उल्लेख मिलता है। इसी प्रकार कुछ औषधियाँ, कच्चे माल जैसे रंग, कीमती लकड़ियाँ, धातुएं, बहुमूल्य पत्थर आदि भी निर्यात की जाती थी। पूर्व में चीन और पश्चिम में फारस, दक्षिण भारत व्यापार के प्रमुख केंद्र थे। दक्षिण भारत से सूती वस्त्र का निर्यात बड़े पैमाने पर किया जाता था। निर्यात की तुलना में भारत में आयातित होने वाली वस्तुओं की मात्रा अपेक्षाकृत कम थी। तत्कालीन ग्रंथ अभिधान रत्नमाला से ज्ञात होता है कि विदेशों से अच्छी नस्ल के घोड़े, अच्छी शराब, खजूर, चीन के रेशम, बहुमूल्य पत्थर, रत्न आदि प्रमुख थे। घोड़ों का आयात मुख्यतः अरब व्यापारियों के हाथ में था, जो समुद्री मार्ग के माध्यम से घोड़े लाकर भारतीय शासकों को बेचते थे। इसी प्रकार बहुत सारे औद्योगिक कच्चे माल का भी आयात किया जाता था। ऐसी वस्तुओं में अफ्रीका से हाथी दांत, अरब देशों से मूंगा, फारस की खाड़ी से कच्चे मोम का आयात किया जाता था। उत्पादित वस्तुओं में चीनी मिट्टी और पीतल के बर्तनों तथा रेशम के धागे का चीन से आयात होता था। इस प्रकार स्पष्ट है कि पूर्व मध्यकाल में भारत का सामुद्रिक व्यापार अत्यंत विकसित था। पूर्व मध्यकाल में भारत के सामुद्रिक व्यापार में अरब व्यापारियों का एक आधिपत्य स्थापित हो गया था। अरब व्यापारी भारत से सामान लेकर दक्षिण पूर्व एशिया तक लाते थे। इसके बावजूद भारतीय सामुद्रिक व्यापार बहुत फल फूल रहा था और भारत के निर्यात में वृद्धि हो रही थी, जिसके फलस्वरूप भारत की धन संपदा में वृद्धि हो रही थी। यद्यपि इस काल में भारतीय व्यापार में अरबों का हस्तक्षेप बढ़ गया था, तथापि भारतीय व्यापार में ज़्यादा कमी देखने को नहीं मिलती है। वस्तुतः अरबों के आधिपत्य में आने के बाद यद्यपि भारतीय व्यापारी स्वयं सामुद्रिक यात्रा न करते थे और अरबों के माध्यम से ही व्यापार में भाग लेते थे, तथापि भारतीयों की समृद्धि में वृद्धि हो रही थी। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि पूर्व मध्यकाल में भारतीय सामुद्रिक व्यापार में वृद्धि हुई, यद्यपि उसमें भारतीयों का योगदान पहले की अपेक्षा कम हो गया था।